नमस्कार। और हमें आज बहुत बहुत खुशी है कि आज की बातचीत में हमारे खास मेहमान है रामदत्त त्रिपाठी जी, जो एक स्वतंत्र पत्रकार भी रहे हैं, आज भी हैं, बीबीसी वर्ल्ड वाइड के फॉर्मर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और पत्रकारिता और राजनीति पे बहुत ही एक गहरी नजर रखते हैं। रामदत्त जी, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश चुनाव के 2002 के जो नतीजे निकले, उस पे आपका क्या पहला रिएक्शन है, या सोचा हुआ, मतलब गंभीरता से सोचा हुआ क्या आपका रिएक्शन? देखिए, ये पब्लिक में काफी एक बड़े तबके में इच्छा थी कि यहाँ बदलाव हो, और उस बदलाव के लिए लोग अपने आप लोगों ने विकल्प ढूंढने की कोशिश की। हालांकि अपोजिशन में कोई उस तरह का गठबंधन या तालमेल नहीं था, और मतदाताओं के लेवल पर जो लोग भी वर्तमान सरकार से खुश नहीं थे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की एक खास बात ये भी है कि पिछले कई दशक से वो कोई भी पार्टी पावर में हो, कोई मुख्यमंत्री, वो बदलते रहे। तो इस बार भी एक बड़ा तबका, जिसमें किसानों का था, जिसमें छात्रों का था, जिसमें बेरोजगार नौजवानों का था, और बहुत सारे लोग जो वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों से या सामाजिक नीतियों से सहमत नहीं है, वो बदलाव चाहते थे। और उन्होंने कोशिश किया कि जो एक उपलब्ध विकल्प था समाजवादी पार्टी के रूप में, उसको उन्होंने अपनी तरह से पूरा समर्थन दिया। और उसी का नतीजा रहा कि देखिए, 13 जिलों में किसी सरकारी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष ने न तो 5 साल और न तो चुनाव के दौरान लोगों से आउटरीच करने की, लोगों से कनेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। न तो उनके मुद्दों पर, न जो सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर, और न ही अपना कोई नेटवर्क बनाया। जैसे जो किसानों के बीच, मान लीजिए किसानों की इतनी बड़ी लड़ाई है, तो वो विपक्ष ने नहीं लड़ी, वो दूसरे लोगों ने लड़ी। इसी तरह छात्रों की अपनी समस्याएं थी, रोजगारों बेरोजगारों की अपनी समस्याएं थी, तो वो लोग अपने स्तर पर कर रहे थे और सरकार से और पिट भी रहे थे। मान लीजिए अल्पसंख्यकों की तमाम समस्याएं थी, तो वो अपने स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, संगठन किया, पीटे, मार खाए, पीड़ित हुए, जेल गए, जुर्माना भरा। तो लोगों को ये कहीं ना कहीं एक तो कसक रही कि भाई, जो विपक्षी दलों को अपने जन संगठन या अपने मास अलग अलग बनाने चाहिए या उनसे जुड़ना चाहिए, पब्लिक कनेक्ट, वो नहीं रहा। दूसरे, एक कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगा कि नीतियों के स्तर पर, लार्जर नीतियों के स्तर पर, चाहे आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य की नीति, रोजगार की नीति, इनमें कोई अलग पहचान, अलग विकल्प नहीं दे पाया विपक्ष, या नहीं है, अभी भी नहीं है, विजन नहीं है, अभी भी नहीं है विजन, एक अल्टरनेट विजन। तो वो सभी लोग प्ले कर रहे थे कि भाई हम कोई, कि हम सरकार का जो बजट है उससे कि हम कोई ये सुविधा देगा, कोई वो सुविधा देगा, वो सुविधा देगा। इसके विपरीत देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है और उसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उनके 50 सैकड़ों ऐसे संगठन हैं, जन संगठन है, संस्थाएं, जो जनता के सरोकार के मुद्दे पर वो लोगों के बीच में है। मतलब क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी से या पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ता है, लेकिन आप अगर उसके सरोकार के मुद्दों पर काम करें तो वो लोग उसमें जुड़ते हैं अपने, चाहे वो शिक्षा के मसले हों, स्वास्थ्य के मसले हों, रोजगार के मसले हों, आध्यात्म का मसला हो। आप देखिए, और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के ने जो करोड़ों लोगों को जोड़ा, उसके कारण यही था कि वो, देखिए, उन्होंने मान लीजिए चरखा का मुद्दा लिया, खादी का मुद्दा लिया, तो गांव गांव करोड़ों लोग थे, उनको ऑर्गेनाइज किया, उनके लिए कपास का, सूत का, बुनकर का, चरखा, अच्छे से अच्छे चरखे के डिजाइन का, और प्लस उसकी बिक्री के लिए इतना बड़ा उस जमाने में उन्होंने खादी आश्रम, गांधी आश्रम, स्टोर खड़े किए, तो एक आजीविका का लोगों को फायदा हुआ। आज जो है संघ परिवार तो ये काम कर रहा है, और प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने कार्यक्रम
जैसे राम जन्मभूमि का ही आंदोलन ले लीजिए, तो उन्होंने गांव गांव से एक कार्यक्रम बनाया कि साथ लोग ईंटें जो है वो पूज करके भेजेंगे, तो वो एक सांकेतिक जुड़ाव होता है। विपक्ष के पास चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, इनके पास कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं है या जनता के बीच जाने की कोई ये जरूरत नहीं समझते हैं। केवल चुनाव के मुद्दे पर, जैसे कांग्रेस ने भी बहुत दिखाने की कोशिश की कि सोनभद्र में हिंसा हो गई चले गए, हाथरस में हो गई चले गए, खीरी में हो गई चले गए, लेकिन एक सस्टेन्ड वे में, जैसे गांधी जी ने ही चंपारण को लिया तो फिर बैठ गए और वहां फिर उन्होंने शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, नील की खेती भी किया। तो मुझे लगता है दो स्तर पर फेल रहे। तो इसीलिए, और दूसरे जो पोल मैनेजमेंट है, अब देखिए एक मोहन भागवत जी का बयान छपा था कि उन्होंने एक अलार्म बेल बजाया था कि साहब वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की हालत बहुत खराब थी, तो फिर उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को, सबको लगा दिया पूरी ताकत से, और उन्होंने फिर पूरी पार्टी को लगाया। तो मुझे लगता है कि अगर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि रिजल्ट डिफरेंट होते। और अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी भी अपोजिशन में कोई सुधार लगता नहीं है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट करना, इससे जनता से जुड़ाव नहीं होता। ये मेरा पहला जी। अब रामजी जी, एक बात जो आपने रखी है वो तो अलग अलग स्तर पे दूसरे भी पत्रकार जीत और हार के बाद लिखते हैं, मगर आपने तो विश्लेषण कुछ अलग तरीके से किया। तो एक पहला सवाल जो आप अगर छोटे से इसमें बता दें, उसके बाद हम दूसरे मुद्दों पे आएंगे कि ये 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव 2024 से कैसे असर, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा उस पर किस तरह असर करेंगे? अब अभी तो जो लोगों से बात हो रही, तो लोगों का कहना है कि इसमें तो एक विकल्प किसी रूप में था लोगों के पास कि भाई अखिलेश यादव चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे, अनुभव था, एक कंपैरेटिवली एक प्लेजेंट फेस था, तो लोग जुट गए। अभी लोगों को कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि किसके इर्द गिर्द वो जुड़ सकते हैं, जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि कांग्रेस में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग थ्योरेटिकल बातचीत में लोग कांग्रेस की बात करते हैं कि भाई कांग्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कांग्रेस संगठन या पार्टी, मतलब कांग्रेस माने एक जो कंसेंसस सबको साथ लेने वाली मिडिल पाथ पार्टी विकल्प लोग कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस भी वही जो मैंने पहले कहा कि संगठन के स्तर पर, विजन के स्तर पर वो कर नहीं पा रही है। अपने पार्टी का वो एक अध्यक्ष भी राष्ट्रीय नहीं चुन पा रहे हैं, या जो लोग उनकी सेकेंड लाइन लीडरशिप है उसके साथ ही उनका कम्युनिकेशन नहीं है। तो G23 का जो ग्रुप बना हुआ है जैसे, तो एक बहुत सीरियस डेफिशिएंसी है कांग्रेस में कम्युनिकेशन के लेवल पे, पार्टी में के अंदर भी और पब्लिक से भी। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगली भी लड़ाई लगता है कि समाजवादी पार्टी ही होगी मुख्य विपक्षी दल। अब कितनी सफलता मिलेगी, 2 साल का है। अगर पहले की तरह वो बैठ जाएंगे फिर आराम से 10 से 5 की राजनीति करेंगे कि लोग तो उससे होगा नहीं। देखिए अभी तो एक बहुत अच्छा एक संदेशा तो ये मिला है कि लोकसभा का सीट छोड़ के अखिलेश जी ने कम से कम विधानसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक रोल अपना लिया है। उससे साथ साथ एक्चुअली दूसरी एक बात बार बार आती है कि आपने खुद ये बात कही कि कोई कन्विंसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन विकल्प नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी और मोदी के सामने। तो आपको भी वो दिन याद होंगे, हमें तो डेफिनेटली याद थे क्योंकि मैं 16 साल की थी उस वक्त जब 1977 के चुनाव हुए थे, और उस वक्त भी हमारे देश में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी जो कई लोगों के लिए बहुत प्रिय भी थी, और कई लोग, हम लोग उसको अपोज भी कर रहे थे क्योंकि तानाशाही सरकार बन गई थी, इमरजेंसी का सिलसिला, मतलब पूरा आपातकाल हो गया था। उस वक्त न स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होते हुए भी चुनाव में आम आदमी लग गया, छात्र लग गए। हम लोग, हमने 10वीं 12वीं की पढ़ाई छोड़ के हम लोगों ने सड़क पे घूम के, हमारे बंबई शहर में तो 6 के 6 सीट हमारी जनता पार्टी को गई थी उस वक्त। तो ये जो एक माहौल था, तो क्या राजनीति इतनी बदल गई है कि आज के इसमें, क्योंकि इतना उनका
प्रसार माध्यम है, टेलीविजन उनके लिए काम करता है, चाहे उसको गोदी मीडिया को ना कहो, मगर उनका जो प्रोपेगेंडा मशीन है आरएसएस और बीजेपी का, पैसा जो है वो तो बहुत ज्यादा है दूसरे पार्टी को मुकाबले में। मैं उसको विकृत रूप को न भी देखूं तो भी ये हकीकत है। तो क्या अभी जनता का आक्रोश इतना है नहीं उनके खिलाफ कि उनका क्या ये 24 घंटा ये जो प्रोपेगेंडा उनका चलता है मानसिक स्तर पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, नफरत हो, एक नफरत की जो एक भावना जो पहले हमने कभी महसूस नहीं की थी, वो हर दिन हमें महसूस होती है, चाहे एक व्हाट्सएप देखो या 25 देखो। क्या ये एक भावना इसको सस्टेन कर रही है या पूरा टेक्नोलॉजी इलेक्शन का मशीन बदल गया है क्या? नहीं, देखिए वो मैसेजिंग तो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग जो कह सकते हैं नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, जो माउथ टू माउथ जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है उनका। और उसकी बॉटम लाइन ये है कि साहब हम बीजेपी या संघ परिवार कहता है कि वी आर द ओनली पीपल जो हिंदू हितों की बात करते हैं, हिंदू समाज के, बाकी सब जो है वो मुस्लिम परस्त है। और हुआ क्या है कि आप याद कीजिए कि 84 के बाद से एक पूरा जो नरेटिव है किसी न किसी रूप में, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद हो, वो कहीं न कहीं से एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा उन्होंने बना रखा है। तो जिसमें तो ये एक कल्चरल मैं कह सकता हूँ। आज देखिए ना, आज ये चुनाव का एक नतीजा ये भी रहा है कि आर्थिक मुद्दे लोगों के लिए गौड़ हो गए हैं। जो कल्चरल आइडेंटिटी है या जो जाति की सोशल आइडेंटिटी है, वो उसको ज्यादा एनकैश किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। तो नतीजा यही आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन पे पास काम नहीं है, मनरेगा का काम नहीं है, खेतिहर मजदूर के पास काम नहीं है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी किसी में काम नहीं है, सब निकाले गए लोग। जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, एमएसएमई है, सब परेशान है, छटनी सब जगह हुई है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे देखिए बीजेपी का वोट बढ़ा है, इस बार घटा नहीं है। ये हमको एनालाइज करना चाहिए। और अखिलेश यादव को जो फायदा हुआ है वो यही हुआ है कि फ्लोटिंग वोट उनके साथ सब चला आया, उसमें उनका अपना कोई बहुत ऐसा नहीं, एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, आप देखिए ना। तो ये जो कल्चरल मसले पर या सोशल आइडेंटिटी का है, तो एक चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा सोशल अलायंस भी एक आज की रियलिटी है। और उस सोशल अलायंस में बीजेपी के लोग उसको देखिए, वो छोटी छोटी पार्टियों से, एक निषाद पार्टी आप देखिए, गोरखपुर के ही संजय निषाद से उन्होंने समझौता करके और उनको तमाम सीटें दे दी उन्होंने। तो एक उन्होंने बनारस से जहां मोदी जी आते हैं वहां से भी एक अनुप्रिया पटेल की पार्टी करके कुर्मी वोट के लिए दे दिया। तो ये जो अलायंस बुनना अलग अलग, क्योंकि आज क्या है, आज अलग अलग कम्युनिटीज पावर में शेयरिंग चाहती है, पावर शेयरिंग चाहती है, और बीजेपी उसको दे रही है। जैसे उनका जो कैबिनेट कंपोजिशन आप देखिए, उसमें भी वो पावर शेयरिंग कर रहे हैं। विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं रहा कि कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं समझ रही है कि आप देखिए कांग्रेस ने यूपी और बिहार में जो लीडरशिप है वो पिछड़ों को, दलितों को या माइनॉरिटीज को, वो उसमें पावर शेयरिंग करना ही नहीं चाहते हैं। यही प्रॉब्लम अखिलेश यादव की भी है कि वो पावर शेयरिंग करना ही नहीं चाहते। अभी देखिए कि उन्होंने जो चुनाव के बाद उन्होंने बैठक बुलाई, उसमें शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से हैं, उनको ट्रीट किया कि साहब वो आप सहयोगी दल हैं प्रसपा, जबकि वो उन्हीं के सिंबल पे चुनाव लड़े, तो उनको नहीं ले रहे हैं। इसी तरह अभी विधान परिषद में उन्होंने एक लीडर जो नॉमिनेट किया है संजय लाठर करके, वो बहुत जूनियर और 3 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो उसको लेके पार्टी में बड़ा असंतोष है। तो जो पार्टियां चलाने का कामकाज का तरीका है और जिसमें आपको पार्टिसिपेशन देना है अपनी पार्टी के पावर स्ट्रक्चर में, वो भी नहीं दे रही ना कांग्रेस या मायावती भी का भी यही फेल्योर है। तो अब लोग चाहते हैं कि भाई हमें आप अपने पावर स्ट्रक्चर में, पार्टी स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पावर में शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमको शामिल करिए। ये अपोजिशन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सब खानदानी पार्टियां बन के रह गई, पारिवारिक पार्टियां पावर शेयरिंग नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपने जो बात कही कि कैबिनेट कॉम्पोजिशन की बात कही, जो नया मंत्रिमंडल बना है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर अगर 2 मिनट बात करें तो काफी चर्चा हुई जिस दिन गए शुक्रवार को, जब
बड़ा स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई लखनऊ में, और लोग बता रहे थे कि कदम कदम पे 10-10 फीट के कदम पे मोदी और योगी के पोस्टर लगे हुए हैं, पूरा छाया हुआ था शहर भर में। और उस वक्त दानिश अंसारी जी का नाम बार बार मीडिया वाले, जो मतलब वही मीडिया चैनल जो शायद अल्पसंख्यक के रिप्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं रहते और नहीं रहे हैं इलेक्शन के दरमियान की, चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, उन्होंने अल्पसंख्यकों को कितने सीटें दी, किस तरह मुसलमान के वोट को वो नजर रखते हैं, मगर दानिश अंसारी का नाम बार बार उछल के आ रहा था कि देखिए योगी ने इनको अपॉइंट किया। तो उसके बारे में, और ये 5-6 दिन ही हुए सरकार बन के, काफी डिले भी हुआ सरकार बनने के लिए, उसके लिए भी चर्चा हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कोई फर्क है योगी 1 और योगी 2 सरकार में उनके बर्ताव को लेकर, या आपको लगता है कि अभी भी समाजवादी के पार्टी के लोग कहते हैं कि दबंगई शुरू है, मारपीट शुरू है गांव-गांव में? क्या परिस्थिति है उत्तर प्रदेश? वो दोनों तरफ से है। देखिए, समाजवादी पार्टी के को बहुत सारे वोट इसीलिए कट गए, लास्ट मिनट जो हिच थी कि ये पावर में आ जाएंगे, तो परसेप्शन उनके बारे में भी, ये देखिए बद अच्छा बदनाम बुरा, हमारे यहाँ एक कहावत है, मुहावरा है। तो एक परसेप्शन, भले रियलिटी ना हो, लेकिन परसेप्शन ये है कि साहब अगर ये पावर में आ गए तो इनके जो पार्टी के जो यादव और मुस्लिम जो गुंडे दबंग बदमाश वो कब्जा करेंगे, ये सब है। तो वो परसेप्शन है। और ये रूलिंग पार्टी में देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी ने जो अपनी छवि भी जानबूझ के, एक चीज और भी है, अगर आप आम लोगों से पसंद करें तो लोगों का ये कहना है कि जो शासक थोड़ा कड़ा होना चाहिए। देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में भी इसीलिए पसंद करते थे लोग, वे सख्त है, प्रशासन चलाते हैं। तो लोग चाहते हैं कि प्रशासन में सख्ती हो। और योगी ने एक चीज तो किया कि कम से कम थानों में और पुलिस की वर्किंग में पार्टी का हस्तक्षेप खत्म किया है। इसकी वजह से पॉलिटिकल हस्तक्षेप, इसकी वजह से उनकी पार्टी में भी असंतोष था कि साहब विधायकों की नहीं सुनी जाती है, बहुत सारी चीजों पर। तो ये लोग, मगर इसके साथ साथ हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, एक सेकंड, वही बुलंदशहर में एक पुलिस ऑफिसर को मारा दिखाया गया, जो ठाकुर का खुद, वो दाग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े तमाम, तो वो तो एक इमेज मेकओवर की है कि भाई लाश को रात में जलवा दिया कि भाई पता न चले, या उन्नाव में जो हुआ, तो वो तो पक्षपात उस लेवल पे कहीं ना कहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो मारपीट दबंगई गुंडई, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। जो प्रधानी का चुनाव भी होता है लोकल विलेज पंचायत का, उसमें भी उसके बाद मारपीट होती है। तो वो एक लोअर विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे वो एक अलग डायनेमिक्स है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई डायरेक्ट लखनऊ या दिल्ली से कोई उसके लिए इशारा होता है। और वो दोनों तरफ के लोग हैं, दबंगई अपना गुंडई करते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। और लॉ एंड ऑर्डर, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखिए 2 चीजों का बहुत फायदा हुआ है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में परसेप्शन आम आदमी का लोकल लेवल पे ये था कि भाई थोड़ा सा जो दबंगई, जो सड़क पे बंदूक लेके चलना, राइफल लेके चलना, या जगह जगह गुंडाई, उसके बारे में लोगों की एक ओपिनियन परसेप्शन बनी। वो कांड के अलावा वो कांड हुए हैं, लेकिन अब देखिए ना, परसेप्शन की बात है कि खीरी में इतना बड़ा कांड हुआ और हापुड़ में इतना बड़ा कांड हुआ, तो वहां सीटें सब जीत गए। तो कोई ना कोई तो परसेप्शन चीज है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमको नहीं, हम बिल्कुल मान रहे हैं। ये तो या तो हम कहे कि हमारे समाज में जातिवाद इतना गहरा है कि ऊपरी वर्ग और ऊपरी जातियों का जो दबंगई होती है उसको हम दबंगई मानते नहीं है, क्योंकि सैकड़ों सालों से हम इसको सहन करते आ रहे हैं। और ऊपरी अगर ठाकुर ब्राह्मण मारता पीटता है, अब यादव और कुर्मी भी वही ऊपरी हो गए। देखिए, विलेज रूरल एरियाज में क्या हुआ है कि जो आर्थिक संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता के मामले में अब ठाकुर ब्राह्मण से ज्यादा मजबूत हो गए हैं यादव और कुर्मी। आप देखिए, इसीलिए जो दलित और यादव का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो वो बहुत सारे डायनेमिक्स सोसाइटी में बदलती रहती है। और तो ये मैं कह रहा था कि भाई ये जो अखिलेश यादव के बारे में, और दूसरा मैं कह रहा था कि राशन, लोगों को ये लगता है गरीब आदमी को कि भाई हमको तो कोई कुछ देता नहीं, वैसे भी नहीं देता था, नहीं मिलता है, किसी की भी सरकार हो तो कम से कम हमको राशन मिल रहा है। तो ये राशन से जो लोअर गरीब तबकों के, वो ये बात को नहीं समझ रहे। देखिए, यही अपोजिशन का फेल्योर है ना, पॉलिटिकल फेल्योर यही है कि लोगों को आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि साहब आपका पॉलिटिकल पावर से छीन करके, पॉलिटिकल पावर से अलग करके आपको 5 किलो राशन से खाली दिया जा रहा है।
तो ये जो पब्लिक में पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम है, ये तो अपोजिशन का ही काम है ना, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए लोग अपना 5 किलो राशन में ही खुश हैं। आपने जो यादवों की बात की, तो एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि यादव और मुसलमान MY का जो कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो क्या आपको लगता है कि ये यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन भी ऑर्गेनिक है? क्या उसमें सोशल लेवल पे संबंध है दोनों समुदाय में? या एक तरफ से आप देखिए तो लोग कहते हैं कि जितना ही मतलब एक तरह का जो एक दूसरे के बारे में जो दूरी है दोनों समाज में, वो समाज के लेवल पे रहती है या नहीं रहती, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि नहीं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है कतई। मैं पिछले, इससे पहले वाले चुनाव में मैं गया था, तो मुझे एक यादव ही लड़का 20-22 साल का था, वो BA कर चुका था शायद, तो उसने कहा कि साहब देखिए, यहाँ तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं चल रही है, तो आजम खां की सरकार चल रही है। और उसका कहना था कि साहब ये जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात किया है इन्होंने दबाव पे, तो ये हमारा ही तो काट के उनको देंगे। आप देखिए ये क्या हुआ है कि एक तो योगी सरकार ने या बीजेपी ने यादव और मुस्लिम दोनों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया ना, तो वो जैसे बाढ़ में वो सांप नेवला या बहुत सारे लोग एक ही छप्पर में जान बचाने के लिए एक साथ आ जाते हैं, वो है। बहुत सारे यादवों का भी इसके पहले के जो चुनाव में लोकसभा में विधानसभा में भी देखिए वो सैफ्रनाइजेशन हुआ है। हिंदू का जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो यादवों में भी गया है, काम कर रहा है। लेकिन अभी चूंकि ये था कि भाई सरकार में यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ पावर में, तो इसलिए दोनों एक तरह से वो इनकी नीतियों की वजह से ही दोनों एकजुट हुए हैं। लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसा नहीं है, सामाजिक स्तर बिल्कुल नहीं। और मुस्लिम्स में भी, मुस्लिम ये है कि जो बीजेपी को हरा रहा है, जिसके पास हिंदू वोट है किसी तरह का, हम उसके साथ, अगर कांग्रेस के पास 15-20% हिंदू वोट होता तो या मुसलमान उनके साथ चले जाते। तो ये लेकिन इसका एक दूसरा परिणाम भी है कि जितना ज्यादा यादव मुस्लिम की बात है, उसका काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, और वो बीजेपी ने किया। वो बीजेपी ने, तो जितना ज्यादा ये मुझे लगता है इसका प्रोपोगंडा होता है कि मुस्लिम एकजुट होकर दे रहा बीजेपी के खिलाफ, उतना ही बल्कि लास्ट मिनट हो जाता है कई बार। तो सुबह 10 बजे 11 बजे हो जाता है कि साहब देखिए सारे मुस्लिम एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ, तो वो पूरा मोहल्ले, क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। देखिए वही मैं कर, इन लोगों के पास कोई नेटवर्क नहीं है जो गली मोहल्ले में जाके 2 घंटे में माहौल बदल सके। तो ग्राउंड पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, ये लोग केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस रैली जुलूस देख के खुश हो जाते हैं। अभी दो मुझे और एक थोड़े से एंटी सवाल पूछने हैं, क्योंकि आपने जो कहा वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मगर दो चीजें अभी भी कुछ, अगर आप रैशनली देखो तो इसके ऊपर आपने कुछ बात नहीं उठाई, इससे मैं उठा रही हूँ कि चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो या अवध में हो या बाकी हिस्सों में हो, या गए लास्ट 2 चरण, 6वें और 7वें चरण की बात हो जो पूर्वांचल के थे, हमने काफी, मतलब कम से कम 500-600 ऐसे कंप्लेंट्स देखे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में कि वो निष्पक्षता नहीं थी। जिस तरह उनको बिहेव में, सरकारी अफसर जिसको आपने बंगाल में 10 बार बदला, आप हर जगह बदलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, उत्तर प्रदेश में इस तरह का बदलाव नहीं हुआ। आपने पूरा रूलिंग पार्टी जो है, राजसत्ता जो है, उनको हावी देने का मौका दिया प्रशासन पे, कलेक्ट्रेट पे और लोकल पुलिस पे। और चुनावी आयोग के BLO से लेके पोलिंग ऑफिसर ने पूरा तालमेल करके चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पे एक मजाक उड़ाने का काम किया। हमने, मतलब हाल में मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि BLO का लिस्ट होता है, चुनावी लिस्ट होता है, वो 3 दिन पहला आता है। वो लिस्ट में जो लोग मतदाता हैं वो बूथ पे लेवल जाके मालूम कर रहे हैं, तो उनके वोट्स काट दिए गए हैं, कभी 8,000 कभी 10,000 एक क्षेत्र में। तो ये जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कोई उनका एफर्ट भी नहीं है कि लोगों को तसल्ली दे कि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के पेड आम नहीं है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक एक हमारी संस्थागत एक हकीकत है जो उन्होंने बिल्कुल नहीं अपनाई, किसी को बताया नहीं कि हम किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि कोई भी चारा ही नहीं था, कंप्लेन करने का मौका नहीं था। स्ट्रॉन्ग EVM का ट्रांसपोर्टेशन के बाद से शिकायत है,
स्ट्रॉन्ग रूम और सीसीटीवी के लेके बाद में ईवीएम की प्रक्रिया के बाद तो अलग बात, उसके ऊपर भी चर्चा। मगर जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट किया गया उत्तर प्रदेश में वो सब सवाल क्या खत्म हो जाएंगे क्या जीत के बाद? वो देखिए वो बहुत मौलिक सवाल है, और देखिए खास करके लोकसभा चुनाव के पहले तो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये विपक्ष का सवाल नहीं हो क्या रहा है कि हमारे समाज में हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई कैंडिडेट जाने, विपक्ष जाने, यही हम कह रहे हैं। ये विपक्ष का या कैंडिडेट का नहीं है सवाल, ये सिविल सोसाइटी को सोचने की बात है। जो जितने बार एसोसिएशन हैं, जितने रिटायर्ड जजेस हैं, या इवन जुडिशरी को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो एक पहले का एक नजीर बनी हुई है कि साहब हम इलेक्शन प्रोसेस में दखल नहीं देंगे, वो ठीक बात है, क्योंकि चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरह एक स्वतंत्र निकाय की हम लोगों ने कल्पना की थी संविधान में। लेकिन अब क्या है कि देखिए वो सारी संस्थाएं, दुर्भाग्य यही है कि वो गवर्नमेंट के टूल्स की तरह काम कर रही हैं। आप सीबीआई को, ईडी को, are they supposed to work as the tools of the ruling government? फिलहाल हम सब इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ, तो इलेक्शन कमीशन का भी वही हाल है। तो अगर नहीं कर रहा है तो क्या दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है, क्या 10-20 हजार लोग वहां जाके धरना नहीं देना चाहिए था इस बात पे? अगर सिविल सोसाइटी में क्या इस बात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, और ये बहुत सीरियस इशू है जिसको अभी से उठाना चाहिए। चुनाव हो गया तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए कि और उनके इलेक्शन कमिश्नर्स के जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है उस पर भी देखना चाहिए हमें कैसे होगा। और हर लेवल पे मुझे लगता है कि निगरानी समितियां, हमको लगता है इसके अनुभव से हर जिले और पार्लियामेंट्री कमेटी में लोगों को बनानी पड़ेगी। सिविल जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोग, जिनका दलीय राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनको इस प्रश्न पे आगे आके उनको मुझे लगता है करना चाहिए। दोनों बातें हुई, एक तो चुनाव प्रक्रिया को बहुत जटिल भी बना दिया गया है, बहुत ब्यूरोक्रेटाइज भी कर दिया गया है। तो उसमें अगर कोई आम सोशल वर्कर चुनाव लड़ना भी चाहे तो नहीं लड़ सकता। उसमें इतने आपको वकील चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो बिल्कुल चुनाव सुधार पे बिल्कुल हमें बात करके और अभियान चलाने की जरूरत है, एक बात। और दूसरी बात, बिल्कुल हमको ये जो माना जाता था कि जो हमारी परमानेंट सिविल सर्विस है वो निष्पक्ष ढंग से काम करेगी, केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी, तो वो जो चुनाव अधिकारी होता है उसको भी निष्पक्ष, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं अगर तटस्थ और निष्पक्ष ढंग से काम करे तो चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली सारी जो पावर्स है वो तो आरओ में ही निहित होती है। चुनाव आयोग कोई डायरेक्ट आदेश भी नहीं दे सकता है। तो मुझे लगता है इसके लिए हमको हर जिले लेवल पर बिल्कुल चुनाव सुधार, और जो हम जैसे लोग हैं जिनका दलीय राजनीति से कोई मतलब नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स से, इस पार्टी से उस पार्टी से, मुझे लगता है हम जैसे लोगों को ये सवाल पे जरूर काम करना चाहिए कि चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, और पैसे का रोल कैसे कम हो। देखिए जयप्रकाश जी के आंदोलन में ये बड़ा मुद्दा था और आज भी बना हुआ। और आपने एक सवाल जो बीच में उठाया था कि 77 में कैसे एक हो गए, तो 77 में भी जयप्रकाश नारायण जी के ही दबाव और आग्रह पे हुए थे जब उन्होंने जीत पकड़ी थी। अपने आप ये अपोजिशन नहीं एक हुआ था पब्लिक, और दूसरे 73 से लेके और जो 76-77 तक का जो सारा संघर्ष हुआ, सारे लोग इतने जेल में गए, तो वो एक मिनिमम 1 पॉइंट प्रोग्राम हो गया था कि भाई डेमोक्रेसी की बहाली करनी है। तो वो भी एक आपद धर्म था। वो पूरी जनता को लगा था कि इमरजेंसी के दुष्परिणाम देखे थे। मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है उसने वो जो उस समय की इमरजेंसी या जो मिनी तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जो सेंसरशिप और हमेशा के दुरुपयोग का देखा नहीं है। मुझे लगता है लोगों को जागरूक भी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ इसी तरह की मिनी या फुल डिक्टेटरशिप आती है, या एक पार्टी की सरकार इसी तरह अधिनायकवाद आता है और इसी तरह हम रूल ऑफ लॉ नहीं रहता है, अगर हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म होती हैं तो क्या परिणाम हो सकता है। मुझे लगता है हमें इमरजेंसी फाइल्स भी खोलना चाहिए। इस समय जरूरत है कि खोल के और नई पीढ़ी को बताएं, क्योंकि अब जो 75 के बाद अब जो है वो 25 और इधर 45 साल के जो लोग हैं उनको अनुभव ही नहीं है कि हुआ क्या था। आखिरी सवाल सर, कि कोविड महामारी के जो दूसरा जो लाट थी, जब डेल्टा का हुआ था, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र तो आगे था ही, मगर सबसे ज्यादा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत, और गुजरात में भी बहुत बुरा हाल हुआ था।
और पहली बार हमने देखा कि चाहे वो भास्कर हो, दैनिक भास्कर हो या एबीपी हो, इस तरह के चैनलों ने भी लाश की लाश लोगों की, मतलब वो जो कवरेज हुआ था 3-4 हफ्ते के लिए मई जून महीने में, वो बहुत ही दुख देने वाला था, दर्द देने वाला था। एक हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल होता है एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए सोशल कमेंटेटर, 1600 आपके टीचर, शिक्षक, यूपी उपटा ने, उत्तर प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन ने बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि जबरन योगी सरकार ने हमें पंचायत ड्यूटी पे लगा करके हमें मौत के घेरे में फंसा दिया। उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया था। ये जो आम आदमी का जो डेवस्टेशन था, दुख था, क्या इतना आसानी से प्रोपेगेंडा से भुला जा सकता है क्या? कि आप इतना भी, मतलब कि या तो ये कर्मा, जातिवाद, ये जो हमारे समाज में है, ये जो आप कल्चरल आइडेंटिटी की बात है कि इतना हावी हो गया हमारे ऊपर कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दुख भी सह ले, मरण भी सह ले, मगर हमें ये आदमी चाहिए, हमें ये ताकत चाहिए, हिंदुत्व ताकत है। क्योंकि मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि एक परिवार, 4 परिवार के बीच में एक परिवार को तो असर हुआ है उत्तर प्रदेश में बहुत ही बुरी तरह, नहीं, कि मतलब लापरवाही की वजह से मरण हुए। ये मुद्दा था तभी ना, देखिए कि ऐसा नहीं है, तभी आज जो अपोजिशन पार्टी है जिनके 47 सीट से बढ़ के आज अगर इतने पर आ गए हैं, तो इसीलिए कि लोगों में मुद्दा था, लेकिन उसको भी उन्होंने अपने संगठन और प्रोपोगंडा से जिसका जितना नुकसान हो सकता था गवर्नमेंट को, उसको उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए लगातार जैसे जो आरएसएस की डिफरेंट विंग्स हैं, बीजेपी नहीं आरएसएस की, उनकी डॉक्टरों की जबरदस्त विंग है उनपे। आप देखिए आज इस समय हालत ये है कि आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये बहुत सारे लोग भी उनके शाखाओं में जाने वाले लोग हैं, या उन्होंने रिटायर्ड लोगों को रिक्रूट किया और बराबर उस पे उन्होंने जो भी अपने लेवल पे एक वॉलंटरी सर्विस दे सकते हैं उन्होंने अपने ढंग से करने की कोशिश की, मिनिमाइज करने की कोशिश की, लोगों के दुख दर्द में बांटने की कोशिश की। तो उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स था उसको कहीं ना कहीं वो पार्टी के लेवल पे या लोकल लेवल पे उन्होंने एक हमदर्दी के लेवल पे या जहां कुछ डैमेज कंट्रोल किया। इसमें भी मैं यही कहता हूं कि आपको कि इसमें अपोजिशन का जो सेवा का कोई विंग या कार्य ही नहीं है। आप लोगों के दुख दर्द में खड़े तो हो, आप उनके बीच में, अगर किसी की डेथ हो गई है, उसकी लाश को दफनाना है, तो अगर कोई संगठन, कोई पार्टी वहां खड़ा होता है तो लोग उसको देखेंगे ना, उसमें सरकार फिर उतना महत्व नहीं हो जाती। तो मेरा ये कहना है कि अगर लोगों को मुकाबला करना है तो लोगों को जनता के बीच में सेवा के और रचनात्मक काम करने पड़ेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज केवल चुनाव के वक्त वोट देने जाएंगे कि सरकार की गलती है इसलिए हमें वोट दे दीजिए, तो उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आती। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब होती है तो लोग गलती माफ कर देते हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई रामदत्त जी, और आपके अनुभव और आपके पूरे नजरिए से मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्शकों को भी फायदा होगा। एक तो बात जो निकल आई कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जन आंदोलन चलना चाहिए, और दूसरी बात, जब तक मुद्दे को लेकर, अलग अलग मुद्दे को लेकर, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन हो, कल्चरल हो, जो भी हो, अगर विपक्ष की पार्टियां लोगों के बीच में नहीं पहुंचेगी तो ये इस तरह की ताकतों का मुकाबला करना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी, आगे भी बातचीत होती रहे।